2, 1 and sleep now. चलो मैं आपको एक बिलीव का एक प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ कि कैसे माइंड की जो बिलीव बन जाती है, जब एक बार वो बिलीव बन गई तो फिर वो इंसान वो काम कर ही नहीं सकता अगर वो उसने नेगेटिव बिलीव बना ली, राइट? I'll count from 5 to 1. 1 की counting के बाद I will say the word sleep, and the moment I will say the word sleep, you will go into the deep relaxation. Your head will fall down, chin will go towards your chest, and you will go into the deep state of hypnosis. With each and every number 5, your whole body will become loose, limp and relaxed, like a rag doll. 4. With each and every number, body will melt down like a candle. Eyes will become more heavy and heavy and heavy, so heavy by the count of 1 that it won't be able to remain open. You would like to close it. 5, 4, 3. Very heavy eyes. 2. Very heavy. 3, 2, 1 and sleep now. The moment it will touch your head, forehead, nose, anywhere, your head will fall down and you will go into the very deep hypnosis, like a deep sleep and deepest sleep. अगर हम सिर्फ अपनी सोच से अपनी लाइफ को चेंज कर पाए, कैसा होगा? कंफ्यूजिंग है? हैरानी हुई? जी हाँ, मुझे भी हुई। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ एक मिथ है, लेकिन आज हम मयंक जी के साथ इन्हीं सब टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि एक एक्सपर्ट है सबकॉन्शियस माइंड, हिप्नोसिस एंड माइंड पावर के। और इन्हीं सब टॉपिक्स पर आपके काफ़ी ब्रेन फ्रीज करने वाले आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। और इसी एपिसोड के दौरान दोस्तों, इन्हीं सब टॉपिक्स पे, स्पेशली हिप्नोसिज्म पे, हम एक लाइव डेमो भी करेंगे। तो एंड तक जुड़े रहिएगा एपिसोड में दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। और हम मयंक जी के साथ एक लाइव सेशन भी करने वाले हैं। मयंक जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच नीरज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सच में कोई भी शख्स अपनी सिर्फ सोच से अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है? बिल्कुल, बिकॉज आप वहीं तक पहुंच पाते हैं जहां तक आपकी सोच जाती है। या तो आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे या उससे कम तक पहुँच पाएंगे। तो जहाँ पे आपको पहुँचना होता है, पहले आपकी सोच का वहाँ जाना ज़रूरी होता है। बिकॉज न्यूरो साइंस कहती है कि जब किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हो, कोई इमेजेस बिल्ड करते हो, तो आपने किसी बड़ी चीज़ पे जाने का सोचा, तो आपका ब्रेन वहाँ पे जाने के रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है और आपको दिखाना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा कभी नहीं गए और गोवा छुट्टी पर जाना चाहते हैं, और तो अब गोवा छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, अपने गोवा की इमेज बनाई कि मुझे गोवा जाना है, 7 दिन मुझे वहाँ एंजॉय करना है। तो फिर आपका ब्रेन क्या होगा, जब आप उसे बार बार बिल्ड करोगे, आपकी सोच वहाँ जाएगी, तो आपका ब्रेन, न्यूरो साइंस रिसर्च कहती है कि आपका ब्रेन क्या कर देगा, वो सारे एडजस्टमेंट बनाना शुरू कर देगा और आपको दिखाना शुरू कर देगा, वो वेज बताना शुरू कर देगा जिससे आप गोवा पहुँच सको। भाई कहीं से पैसे लेने हैं या कैसे जाना है, वो आपको रिसर्च भी कराना शुरू कर देगा लैपटॉप के ऊपर कि इस तरह से कौन सी फ्लाइट बुक करनी है। तो यस, आदमी की ज़िंदगी, आदमी वही है जो वो सोचता है। बिल्कुल। सो अगर आप जैसे एक ट्रैवल के जरिए बता रहे कि अगर मुझे गोवा जाना है और मैं फिर प्रोग्राम करने लगता हूँ माइंड में, उसका बजट बनाने लगता हूँ, डेस्टिनेशन सर्च करने लगता हूँ, और कहीं आपका ब्रेन, आपका ब्रेन की न्यूरोलॉजी है जो आपसे करवाना शुरू कर देती है। क्योंकि किसी सोच को अगर आप बहुत ही स्ट्रांगली सोचते हो कि ये करना है, फॉर एग्जाम्पल ले लो कि आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं। अब कोई इंसान मान लो सोचता ही नहीं कि पैसे कमाना, उसको लगता है मैं कमा ही नहीं सकता, तो उसका ब्रेन उसको वो रास्ते दिखाएगा ही नहीं। लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे पैसे कमाने हैं और वो सोच आपने गहरी दिमाग में रखी है, तो फिर ब्रेन वो सारे एडजस्टमेंट आपके दिमाग में करना शुरू करता है। पहले वो आपके अंदर पॉसिबिलिटीज़ वाले विचार लाएगा, हाँ पॉसिबल है। दूसरा, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा कि आप वो एक्शन लें। तीसरा, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आमने सामने विजिबल कराएगा वो ब्रेन, कि जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सको। तो ये सोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि इन सब के साथ साथ आपका एक बिलीफ सिस्टम भी होना चाहिए कि जो आप सोच रहे हैं उसमें। यस, वॉट एवर यू बिलीव यू कैन अचीव। सिंपल है। आप बिलीव नहीं करते तो डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इफ़ यू बिलीव इट बिकम्स वेरी ईजी। ऐसा भी हो सकता है कि वो कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन लेट्स ट्राई, और वो हो जाता है।
यस अगेन कह रहा हूँ, बिलीफ होता है तो काम बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर बिलीफ नहीं है उसके बाद भी आपके अंदर कंसिस्टेंसी है कि चलो करते हैं यार, फिर भी मैं अपने एफर्ट्स डालता हूँ, मुझे लग रहा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली एफर्ट कर रहे हैं, मतलब घड़े में बूंद 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 पानी भर रहे हैं, तो घड़ा पूरा भरेगा ही अगर बूंद बूंद पानी डालते जाओगे तो, भले आपका बिलीफ हो ना हो। देखो एक अच्छा सवाल किया आपने, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में लोग बहुत बोलते हैं कि बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं कहता हूँ वो ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो समुंदर की एक लहरें किनारे पे आती है, किनारे से जाती है। अब मान लो कि मैं समुंदर में कहीं फंस गया थोड़ा सा आगे जाकर और मैं तैर नहीं पा रहा हूँ, तो अब लहर जब किनारे की ओर जा रही है, अब मैंने अपनी बिलीफ छोड़ दी है, हार चुका हूँ कि मैं अब डूब जाऊंगा। लेकिन समुंदर की लहर अगर किनारे की तरफ उस डायरेक्शन में जा रही है, मैं कितना भी नेगेटिव बिलीव करूं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? किनारे पे, राइट। अगर मैं किनारे की साइड हूं और मैं कितना भी बिलीव करूं कि नहीं मैं किनारे पे रहूंगा और मैं उस उल्टी लहर की तरफ खड़ा हूं, तो लहर मुझे समुद्र के पानी की ओर ले जाएगा। मतलब सिस्टम इज वर्किंग एक सिस्टम है जो काम करता है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। सो इफ यू फॉलो सिस्टम इवन विदाउट बिलीव थिंग्स विल वर्क। क्या एक्चुअल में माइंड पावर एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये एक मिथ है? माइंड पावर एग्जिस्ट करता नहीं करता, ह्यूमंस को कुदरत ने अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, ठीक। तो अब मुश्किल से आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ह्यूमन अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 20% ब्रेन के हिस्से को इस्तेमाल कर पाता है, 80% तो अनयूज रहता है, और उस 20% में से मैक्सिमम 4 से 5% माइंड पावर का इंसान यूज करता है। अब उस ब्रेन के छोटे से पावर को, थोड़े से पावर को यूज कर मैंने प्लेन्स बनाए, शिप्स बनाए, बुर्ज खलीफा बनाए ये डिवाइस बनाए, ये वीडियो आज लाखों करोड़ों लोगों तक दुनिया में जाएगा। अब कल्पना करो कि मैं इस पूरे माइंड पावर का सिर्फ 10% इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, तो तहलका शायद आज हमारे पास उसका जवाब भी नहीं है कि अगर हम 10 to 15% भी टोटल माइंड पावर का यूज कर ले तो हम क्या कर सकते हैं। एक मूवी आपने देखी होगी लूसी, एक हॉलीवुड मूवी थी, जिसमें एक रिएक्शन के कारण एक लड़की अपने ब्रेन पावर पूरा एक्टिवेट हो जाता है, लूसी। और उसमें एक साइंटिस्ट को पूछा जाता है कि क्या होगा अगर एक इंसान अपने 100% पावर्स का यूज करना शुरू कर दे। तो साइंटिस्ट कहता है नो, वी डोंट हैव एनी आंसर, वी डोंट नो कि क्या होगा, इट्स इम्पॉसिबल टू जज। तो यस, इतने अनलिमिटेड पावर्स है, एग्जिस्ट करता नहीं करता वो तो हम सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो जितना हम यूज करते हैं उतना हम एक्सपीरियंस करते हैं। हम आज के टाइम में अपने ब्रेन को चाह कर भी पूरा यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी आ गई, हम उस पर इतना डिपेंडेड हो गए। अगर हमें कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है तो हम एआई का सहारा लेते हैं, अगर हमें कोई काम करना होता है तो हम डिवाइसेस का सहारा लेते हैं। तो हम डिपेंडेड भी तो इतने हो गए कि हमारे ब्रेन को हम वर्क ही नहीं करने देते। वो 4-5% से मेरे हिसाब से रिड्यूसिंग रेट पे ही आ रहा होगा। देखो बिल्कुल सही बात है, एक तरीके से सही बात है। मतलब एक ज़माने पे हमें बहुत 10, 15, 20 नंबर्स याद रहते थे, लैंडलाइन और मोबाइल नंबर। लैंडलाइन जब 7 to 8 डिजिट के होते थे और वो हम काफ़ी लोगों के नंबर याद रखते थे। अब होता क्या, मोबाइल आया, हमने सेव कर लिया, तो ब्रेन का जो मेमोरी वाला हिस्सा उसको हमने यूज़ करना बंद कर दिया। अब हमारा बॉडी और ब्रेन का एक सिस्टम है कि जिन हिस्सों को हम यूज़ नहीं करते, हमारा पूरा बॉडी उसको हाइबरनेशन में डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस हाथ को कुछ दिन यूज़ ना करूँ तो मेरे हाथ को एनर्जी पास करना बंद कर देगा ब्रेन। वो जाम हो जाएगा, वो जाम कर देता है। ब्रेन को लगता है इसका यूज़ नहीं है तो मैं अपनी एनर्जी यहाँ क्यों वेस्ट करूँ। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, उन हिस्सों को इस्तेमाल नहीं करते। अब क्रिएटिविटी, आपने जैसे कहा एआई आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, यस दैट्स ट्रू कि उसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चों में, सेल्फ क्रिएशन ऑफ माइंड, हमारा थॉट, हमारा Yes. खुद का एनालाइज जो है वो खत्म होता जा रहा है। वो बिल्कुल खत्म होता जा वी रहा आर है। डिपेंडेड ऑन प्रॉम्प्ट्स, वी आर डिपेंडेड ऑन डिवाइसेस। बिल्कुल 100%। तो एक मायने में उनका यूजेस सही है, आज के बदलते ज़माने के साथ टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना पड़ेगा, लेकिन एक उसके साथ साथ ध्यान रखना है कि आपकी क्रिएटिविटी खराब, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इससे, ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी कम होती जा रही है। तो उसके साथ साथ आप अपनी क्रिएटिविटी को भी मेंटेन करो, उन प्रोडक्ट को क्रिएटिव वे में यूज़ करो, इन सारी टेक्नोलॉजी को, जिससे ब्रेन का क्रिएटिव हिस्सा मेंटेन रहे। और एक और कहूँ, अगर क्रिएटिविटी मेंटेन्ड है तो याद रखना कि आपके अंदर एक यूथनेस मेंटेन रहेगी।
मतलब युवा young में, अवस्था young लंबे में। समय तक रहेगी। अगर जिस टाइम क्रिएटिविटी खत्म हुई ना, आप में बुढ़ापा जल्दी आता है। मतलब क्रिएटिविटी से आपका मतलब है कि हर वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में फिरतूर चलता सीखना रहता नहीं, है। कुछ ना कुछ दिमाग में फितूर चलाना तो बेवकूफी होगी। क्रिएटिविटी ना बस सृजनात्मक कुछ करना, कुछ क्रिएट करना। और दिल से जब हम कोई काम करते हैं तो क्रिएटिविटी कुछ अच्छा बनाते हैं। हम जब कभी कभार बैठते हैं, क्रिएटिविटी सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं होती हमेशा। मान लो कि किसी और के लिए बनानी है, हम बैठ के कोई पेंटिंग बना रहे हैं अच्छी सी, कुछ कलर्स भर रहे हो उसमें, आपको अच्छा लग रहा है, उस खुद को, दुनिया को अच्छा लगे ना लगे, दैट इज क्रिएटिविटी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको पेंटिंग बनाते ही नहीं हो। अब एक हमारे ज़माने में हम स्कूल में हम एक बड़ा पेपर चार्ट होता था, उसमें हम पहाड़ बनाते थे, सूरज निकालते थे, झोपड़ी बनाते थे। तो जैसे तैसे क्रिएटिविटी यूज करते थे। पहाड़, झोपड़ी, सूरज, सबका पैटर्न सेम सबका ही होता है। ऑल ओवर यूनिवर्सल था इंडिया। यूनिवर्सल अब उन बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स है। दैट इज गुड, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट अगेन यू हैव टू बी, क्रिएटिविटी को भी आपको साथ में मेंटेन करना पड़ेगा, जहाँ दिमाग चले। आज के दौर को देखते हुए टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, बट विद दैट यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे कुछ क्रिएटिव काम करने बहुत ज़रूरी। बच्चों को स्ट्रीट गेम खिलाने बहुत ज़रूरी, जहाँ मिट्टी के घर बनाए तो उनका दिमाग चले, वो रास्ते निकलना शुरू होगा। क्या जो बच्चे क्रिएटिविटी नहीं कर रहा, सबको रेडीमेड हो रहा है, फ्यूचर में कहीं जाके अटक गए ना तो उनके पास स्ट्रेटेजीज नहीं होगी उससे निकलने की। हमने बचपन में स्ट्रीट गेम्स खेले, ठीक है, तो कई सारे हम छुपम छुपाई खेलते थे, तो बचने की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिलती थी हमें, ऐसे करना है। छुपन छुपाई खेलते थे, चेस खेलते थे, या फिजिकल एक्सरसाइज देख ले, ताली पाला, मतलब काफ़ी ऐसे सारे गेम्स थे। तो उससे हमें पता नहीं, लेकिन उसका हमारी न्यूरोलॉजी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। बचपन से जब क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें आ जाती है, अगर कुछ कहीं अटक गए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, तो वहीं से हमारा ब्रेन डिज़ाइन ऐसे शेप लेना शुरू कर देता है कि मुसीबत होगी तो मैं इस तरह से रास्ता निकालने। लेकिन जिन बच्चों को अगर मान लो वो दिया ही ना जाए, उन जिन बच्चों को वो माहौल ही ना दिया जाए कि जहाँ पे उनको प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना पड़े, दे आर डेड। वो जिंदगी भर टेक्नोलॉजी के गुलाम रहेंगे और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के गुलाम रहेंगे। हमारे साथ भी अक्सर होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, परिवार में, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा या अपनी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। उस दौर से हम भी गुजरे, हमने वो पढ़ाई पढ़ी हुई है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन हमें समझ नहीं आते तो हम चैट जीपीटी करने लगते हैं, उसका आंसर ढूंढने लगते हैं। बच्चा भी वही चीज़ अडॉप्ट कर रहा है, उसे कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो वो मेहनत नहीं कर रहा, वो उस पर होमवर्क नहीं कर रहा कि इसका आंसर ये ऐसा है तो क्यों है, और या मुझे आंसर क्यों नहीं मिल रहा, मैं टीचर से पूछूं। वो कंप्यूटर पे जाता है, गूगल करता है, एआई से जाता है, क्वेश्चंस का आंसर पूछता है, सेम चेप देता है अपने बुक में या एग्जाम्स में। यस, देखो अगेन फिर से मैं दोहराऊंगा कि ज़रूरी भी है समय के साथ, जनरेशन को देखते हुए ये बात। समय के साथ वो ज़रूरी भी है। आप हर समय हार्ड वर्क नहीं कर सकते, आप हार्ड वर्क करते जाओगे तो पीछे रह जाओगे। यू हैव टू बी स्मार्ट ऑल्सो, बट विद इट अगेन अगर बच्चे में आप ये टेंडेंसी देखते हो तो आपको उसके साथ साथ ऐसा कुछ देना होगा जहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करे। ऐसे गेम्स खिलाने होंगे जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जहाँ पे उसको स्ट्रेटेजीज खुद बनानी पड़े, चैलेंजेस आए, उसके ब्रेन को खुद को यूज करना पड़े कि हाँ मुझे अब यहाँ पे ये करना चाहिए। और पेरेंट्स को शायद नॉलेज नहीं है कि वो बचपन में वो जो गेम्स खेलते हैं ना, उससे उसका पूरा जिंदगी का बिहेवियर फॉर्म हो रहा होता है। यस, अब रेडीमेड है सब कुछ, तो फिर उसको फ्यूचर में भी रेडीमेड चाहिएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख ही नहीं पाएगा। वही बात है। और ये तो बात हो रही थी आज की जनरेशन की। अगर हमारे घर में हमारी मदर हैं, वाइफ हैं, होम मेकर हैं, सो दिस इज ऑल्सो फॉर हर देम ऑल्सो कि क्रिएटिविटी उनके माइंड में भी हमेशा रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही पाथ पे चल रहे हैं, एक ही उसमें चल रहे हैं, और वो उनका भी तो माइंड है कि उनको भी तो क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। देखो इस देश में अगर होम मेकर की बात करें फीमेल्स की, तो हमारे कंट्री और वर्ल्ड भी देखे तो फीमेल्स जो होने के लिए बनी है, सोसाइटी ने उनको बनने नहीं दिया। ठीक है, हमने पढ़ा लिखा, चलो पहले पढ़ाते लिखाते नहीं थे, पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा के भी हम क्या बोलेंगे, चलो घर में बर्तन मांजो। अब वो घर में सास बहू झगड़ा क्यों होता है पता है आपको? इसका बेसिक रीजन बताऊं, क्योंकि दोनों अनक्रिएटिव, बर्तन मांजे को क्रिएटिव काम कर ही नहीं रहे। जब आप क्रिएटिव काम करते हो, आपके अंदर विजडम आता है, आपके अंदर ओपननेस आती है, आप खुल जाते हो। जब आपकी क्रिएटिविटी खत्म है तो आपस में बैठकर आप आपस में झगड़ा करोगे। तो यस, हर एक को कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करते रहना चाहिए ताकि ब्रेन खुला रहे, रिप्रोग्राम होता रहे, खुला रहे, आई मीन फ्रेश रहे। क्रिएटिविटी आपको फ्रेश रखती है, वरना आप सड़ जाते हो, हर ब्रेन सड़ जाता है कुछ नया नहीं करते तो
रोज सुबह उठेगी, वो पहले बच्चे को स्कूल भेजेगी, फिर अपने पति का नाश्ता बनाएगी, फिर वो बर्तन मांजेगी, नहाना धोना, पाठ पूजा। सेम पैटर्न एक चलता आ रहा है, वो उसी को सेम follow पैटर्न करना बड़ा खतरनाक है। आदमी जड़ हो जाता है। वो जैसे जड़ होगा फिर उसको चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो जड़ होंगे तो साथ में लड़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएंगी तो साथ में लड़ेंगे नहीं। सेम पैटर्न तो हम भी अगर एक चीज को सेम ही फॉलो करते रहेंगे तो हम खुद ही फेड अप हो जाएंगे अपनी बिल्कुल। life से। लेकिन उनके लिए मजबूरी अगर होम मेकर है, क्या करेंगे वो? बनना तो हर कोई, हर एक को विंग्स चाहिए, हर कोई उड़ना चाहता है, लेकिन समाज नहीं देता अगर, तो यस, ये प्रॉब्लम गलती समाज की, इंडिविजुअल की नहीं। मयंक जी, एक होता है हमारा कॉन्शियस, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। पहले तो ये बताइए कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, और 95% या मैक्सिमम पार्ट हमारा कौन सा, मैक्सिमम हमारा कौन सा पार्ट ज़्यादा वर्क करता है? देखो, माइंड दो तरह के माइंड नहीं होते। माइंड कभी दो नहीं होते, ये बोलने गलत लैंग्वेज पैटर्न है। माइंड एक ही है, उसके दो हिस्से, एक चेतन हिस्सा, एक अवचेतन हिस्सा, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन इज कॉन्शियस माइंड, राइट ब्रेन इज सबकॉन्शियस माइंड। तो मेजर डिफरेंस की जो बात करें तो कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% हिस्सा है, यानी लेफ्ट ब्रेन का 10% हिस्सा है। उसका बेसिक काम क्या होता है? सोचना, जो प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, लॉजिक लगाना, एनालाइज करना, ये काम होता है हमारे कॉन्शियस माइंड का। लेकिन सिर्फ प्लान करना, सोच लेना इनफ नहीं होता हमारी लाइफ में। हाँ, वो एक्शन में लाने का जो काम होता है वो काम होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। अब मैं सुबह उठा, ठीक है, और मैंने सोचा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने रात को एक मोटिवेशनल वीडियो देखा। ठीक है, अच्छी सी मूवी देख के वो अच्छे से मूवी देखी, आज से मैं अपनी ज़िंदगी को बदल दूंगा। कॉन्शियसली मैंने बहुत विचार किया, अब ये करना ज़रूरी है लाइफ में, इसके बगैर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अब जैसे मैं आगे बढ़ने की प्रैक्टिकल लाइफ में जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, जब वो एक्शन लेने जाता हूँ तो वो एक्शन ले नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बीच में आ जाती है। अब बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग है कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स ने क्रिटिसाइज कर करके बड़ा किया, या स्कूल में बुलिंग हुई है। तो प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? नेगेटिव होता है। 7 ईयर्स की एज तक हमारे पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता। या 7 ईयर्स की एज तक हमारे पास सिर्फ राइट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन सबकॉन्शियस ही रहता है। या सिर्फ लेफ्ट ब्रेन धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। तो 7 ईयर्स की एज तक क्या होता है, हम आसपास जो भी ऑब्जर्व करते हैं, जो भी देखते हैं, वो एक प्रोग्राम बन जाता है। प्रोग्राम करते हैं। हाँ, अब मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोग्राम नेगेटिव होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, यस। तो अब क्या होता है, वो जिंदगी बदलना चाहता है 10% हिस्से से, लेकिन 90% हिस्सा कहता है कि नहीं कर सकता, तेरे लिए संभव नहीं है, रहने दे, किस्मत नसीब तेरी किस्मत में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जीतेगा कौन? 10% कॉन्शियस। जीतेगा 90%। यस, जो बड़ा होगा वो जीतेगा। और इसलिए हमारी सोच बहुत होती है, पॉजिटिव बहुत होती है। तो ये डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कॉन्शियसली हमें सब कुछ पता है। लाइफ में क्या करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में क्या करने से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे क्या नहीं करना चाहिए। किसी मोटिवेटर और कंसल्टेंट और किसी काउंसलर की जरूरत नहीं हमें। कॉन्शियसली हमें सब कुछ पता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपका सबकॉन्शियस नहीं समझता। सबकॉन्शियस उन प्रोग्राम और एक्सपीरियंसेस पे काम करता है जो उसके अंदर है। तो कॉन्शियसली आप कितना भी उड़ना चाहो, लेकिन सबकॉन्शियस आपके पर काट देता है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो आपका जो बैलेंस 90% सबकॉन्शियस माइंड है, उसका स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है रेदर देन। नहीं, देखो, माइंड कोई भी स्ट्रांग या वीक नहीं होता, ट्रेंड और अनट्रेंड माइंड होता है। यस, एक औरत को पूछो कि वो घर पे, आपकी वाइफ शादी हुई है आपकी, राइट, तो आपकी वाइफ रोटी अच्छा बना लेती है, क्या आप रोटी बना पाते हो? नहीं, रोटी तो बना लेते हैं, आप रोटी बना पाते हो? टेढ़ी बन पाती है। आरी टेढ़ी बनती है। तो क्या आपका माइंड वीक है आपकी वाइफ से? नहीं, क्योंकि उनका माइंड उस रोटी बनाने के लिए ट्रेंड किया गया और आपका माइंड ट्रेंड नहीं किया गया। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, ट्रेंड और अनट्रेंड। माइंड पावर इज इक्वल। तो बस इसी वे में स्ट्रॉन्ग माइंड पावर पूरा ओवरऑल बहुत पावरफुल है, बट अगेन यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन अकॉर्डिंगली। कुछ लोग हैं जैसे, और उनका कुछ पास्ट लाइफ होता है, कुछ ट्रॉमा होते हैं, या कुछ हैपनिंग्स होती हैं, या कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं। क्या वो पास्ट लाइफ या हमारे जो ट्रॉमाज हैं हमारे आज को इम्पैक्ट करते हैं? पास्ट लाइफ यू टॉकिंग अबाउट बचपन के जो इंसिडेंट्स हो गए, बचपन के इंसिडेंट्स कह सकते हैं, यंग एज के कह सकते हैं।
100% हम एक्चुअली पूरी ज़िंदगी उन्हीं इंसिडेंट्स, उन्हीं एक्सपीरियंसेस के तहत ही अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। 7 साल की उम्र तक एक दुनिया हम अपने दिमाग में बना लेते हैं और उसी को आंखों के द्वारा पूरी ज़िंदगी प्रोजेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं मयंक राठी हूँ, ये एक नीरज है, वो दोनों एक ही है, लेकिन दुनिया के हर इंसान के लिए नीरज, मयंक राठी अलग अलग है उनके नज़रिए में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दिमाग में एक ऐसी दुनिया बनी हुई है, उसके फ्रेम से वो नीरज को और मयंक को देखते, वो आकलन करते हैं हमारी पर्सनैलिटी, हमारे बिहेवियर को। तो इन दैट सेम वे कि जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसी के तहत हमारी ज़िंदगी चलती है। पैसों को लेकर, लाइफ को लेकर, वाइफ को लेकर, यानी हेल्थ को लेकर जो बिलीव हमें करा दिया गया, हम वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। सिंपल, हमारी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग चलती है। और इमोशनल ट्रॉमा की बात करें तो यस, हमारे रिलेशनशिप पे बचपन के इमोशनल ट्रॉमा का बहुत बड़ा असर आता है। मैं आपको एक अनकॉन्शियस माइंड की थियोरी देता हूँ। जैसे कई बार मान लो बचपन में किसी लड़के को मान लो कि अपनी वाइफ, माँ से वो पैम्परिंग नहीं मिली जो वो चाहता था, जो लगता था। अब वो अंदर उसकी इच्छा है कि वो पैम्परिंग मुझे मिले, क्योंकि हर बच्चे को वो वार्मथ चाहिए। अब देखो, अब बड़ा होता है ना, तो कई बार जब तक वो क्रेविंग सबकॉन्शियस लेवल पर है, तो कई बार वो इंसान ना ऑफिस से आते आते वो क्रेविंग ट्रिगर हो जाती है, कॉन्शियसली उसे पता नहीं होता। तो क्रेविंग जब ट्रिगर हो जाती है सबकॉन्शियसली, तो सबकॉन्शियसली वो अपने अंदर हेडेक पैदा कर देगा, ताकि घर पे जाए, उसकी वाइफ उसका सर दबाए और पैम्परिंग करे, तो उसके पुराने जख्म पे घाव लगेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक्चुअली हमारे जितने भी पुराने पास्ट इमोशंस, ट्रॉमास होते हैं, वो हमारे प्रेजेंट इमोशंस, प्रेजेंट रिलेशनशिप पे असर डालते हैं। मयंक जी, ये तो हम बात कर रहे थे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की। अगर हमें अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कि अगर हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहें तो? माइंड को रिप्रोग्राम करने का देखो बहुत सारी टेक्निक्स होती है अलग अलग, लेकिन सबसे पावरफुल वे मैं कहूँगा हिप्नोसिस। यस, हिप्नोसिस क्या करता है? हिप्नोसिस आपके कॉन्शियस लेयर को, जो कॉन्शियस लेयर बन गई, जो हमारे अंदर सजेशन जाने नहीं देती, 7-8 साल की उम्र तक वो लेयर बहुत स्ट्रांग हो जाती है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, जो हमें समाज हमें सिखाते हैं, परिवार हमें सिखाते हैं चीज़ें, तो हम लर्निंग कर लेते हैं। तो लर्निंग की समझो एक लेयर आ गई, पहले कोई लेयर नहीं थी, तो जो समझाते थे डरा दो बच्चे को, डरना शुरू हो जाएगा। पेरेंट्स ने बता दिया, डरा के बता दिया, या जैसे किसी को हिम्मत करा दो, हिम्मत से काम कराओ तो हिम्मत से कर लेगा, जैसे करोगे वैसा बच्चा बन जाएगा, ये कुदरत का करिश्मा है। बट अब लेयर आ गई, तो अब अपन उसको अंदर कुछ प्रोग्राम करना चाहे तो वो लेयर करने नहीं देती। मान लो आपके कोई इशू है कि मान लो आप ज़्यादा कोई किसी इंसान के अंदर बिलीफ है कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, और बिलीफ बचपन से पेरेंट्स ने डाल दी कि हम हमारे नहीं कमा सकते, ये तो बनियों का काम है, बिजनेस धंधा करना हमारा काम नहीं है, हमारे ज़िंदगी में किस्मत नसीब हमारे अच्छे नहीं है, पढ़ो लिखो, जॉब पकड़ो, बस सेटल हो जाओ, ज़्यादा बड़ा मत सोचो। तो एक माइंडसेट बना दिया। अब उस माइंडसेट में क्या, अब वो बच्चा मान लो कि बड़ा हुआ, अब सोचता है नहीं यार बहुत वो माइंडसेट, मुझे पैसे कमाने हैं। अब वो कॉन्शियसली अपने आप को सजेशन दे रहा है पैसे कमाने हैं, लेकिन बाहर जाते ही कौन खड़ा हो जाता है सामने? आपकी वो पुरानी बिलीफ, वो प्रोग्राम शुरू हो जाता है। बिकॉज हाँ, नहीं कर, तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। अपने को अपने उसको कोई ऑब्स्टेकल आएगा या प्रॉब्लम्स आएगी तो उसके यही होगा कि हाँ यार तू नहीं कर सकता, तुझे बताया तो। ऑब्स्टेकल है नहीं, वो जब एक्शन लेगा तभी ब्रेन उसको ये बताएगा। तो अब वो कोशिश करता है उसको ओवरकम करने की। हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को, मेंटल ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की कोशिश जैसे न तैसे करता है, लेकिन वो कोशिश कॉन्शियस माइंड तक रह जाती है। प्रॉब्लम है सबकॉन्शियस माइंड में। तो दैट्स व्हाई हिप्नोसिस हेल्प करता है उस कॉन्शियस लेयर को साइड करो, डायरेक्टली एक्सेस द सबकॉन्शियस, और वो एग्जैक्ट जो भी आपके स्पेसिफिक बिलीफ, इमोशन है, हम उसको वहाँ से निकाल के दूसरी चीज़ उसके अंदर डाल सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे मोबाइल से एक ऐप हमने डिलीट की और जो काम की नहीं, दूसरी जो काम की ऐप है वो डाल दी, और देखो मोबाइल उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। और अगर ये रीप्रोग्रामिंग करने का आदमी डिसीजन ही ले ले कि भाई मैं अब बहुत हो गया, मैं अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करता हूँ और जो मैंने सोचा हुआ है वो मैं करके दिखाऊंगा, सो कितना टाइम लग जाएगा उसको अपना एक बिलीफ सिस्टम लाने में? देखो अगेन कोई बिलीफ सिस्टम बनाना, आप सेल्फ हिप्नोसिस करते हो या हिप्नोटिस्ट की मदद लेते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। कुछ सेशंस में मल्टीपल सेशंस लगते हैं कि मान लो किसी को पर्टिकुलर बिलीफ का इशू है या फियर है, तो कुछ मल्टीपल सेशंस लगते हैं जिसके अंदर हम हिप्नोसिस के थ्रू उसके ब्रेन की पूरी बिलीव्स को रिवर्स करते हैं या ऑपोजिट बिलीफ बनाते हैं जैसे उसको एग्जैक्टली चाहिए वैसी। तो इट मे टेक मल्टीपल सेशन, 2, 4, 5 सेशन लग सकते हैं।
क्योंकि बहुत सालों पुरानी बिलीफ होती है बचपन की और बहुत डीप रूटेड होती है। यस, तो हमें काफ़ी डीपली हिप्नोटाइज करके एक इंसान को उसके ऊपर हैमर करके रिवर्स करना होता है। ये तो आपने बताया कि हम हिप्नोसिस के थ्रू अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर हमें विदाउट हिप्नोसिस करना हो तो? देखो, विदाउट हिप्नोसिस जैसा कुछ नहीं होता। हिप्नोसिस एक नेचुरल फिनोमिनन है ब्रेन का। हिप्नोसिस को अलग से टेक्निक नहीं है, लेकिन आप रोज हिप्नोटाइज होते हो किसी चीज़ से, रोज डी हिप्नोटाइज होते हो किसी चीज़ से, तो आप कहीं ना कहीं किसी भी सजेशन को जब आप फॉलो कर रहे होते हो तो आप हिप्नोटाइज हो रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को कोई चीज़ बिलीव कर लेते हो तो आप उस चीज़ से हिप्नोटाइज हो गए। सिंपल है। तो अब मान लो एक बच्चे को बोला कि एक बच्चे को आप क्रिटिसाइज करते करते बड़ा कर रहे हो कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तो बच्चा हिप्नोटाइज हो गया उस सजेशन से, तो वो बड़े होकर कुछ कर ही नहीं पाता है। लेकिन बाद में अगर उसको अपनी लाइफस्टाइल बदले, थोड़ी सोच बदले, तो ऑटोमेटिकली वो डी हिप्नोटाइज हो जाता है और आगे जाके कर पाता है। तो आप अपने हिप्नोसिस एक नेचुरल फिनोमिनन है। तो हिप्नोसिस के बगैर, जैसे मान लो अब आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा। रिपीटेशन? हाँ, क्योंकि जो भी चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं, हैमर करते हैं ब्रेन को, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। चाहे वो हम चीज़ उसको बिलीव करें ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक छोटी सी बात, बहुत बड़ा सीक्रेट बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ आप लाइफ में दिमाग के प्लेटफॉर्म पे जब बार बार चलाते हो, मान लो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं, जिसको कॉन्फिडेंस की कमी, उनके बारे में बताता हूँ कि ये कितनी पावरफुल टेक्निक है। कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है और आपको लगता है कि कोई भी टेक्निक करने से मेरा कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा, आपको डीप डाउन नेगेटिव बिलीफ है। कोई बात नहीं, बिलीफ को रहने दो। मैं कहता हूँ अपनी इमेज बिल्ड करो, डेली 5 मिनट की इमेज बिल्ड करो कि आप कॉन्फिडेंटली पूरा दिन काम कर रहे हैं, पूरा दिन ऑफिस में कॉन्फिडेंट है, एनर्जेटिक है, पॉजिटिव है। बस 5 मिनट उसको बिलीव मत करो, कोई बात नहीं, आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है, बस वो बिल्ड करते जाओ। एज्यूम करो अपने आप को, यू हैव टू इमेजिन, विजुअलाइज करो कि आप वो काम कर रहे हैं। तो ब्रेन के प्लेटफॉर्म पे रिपीटेशन के थ्रू जो भी चलता है, इट्स अ सिस्टम, वेदर यू बिलीव इट और, वो आप बन जाएंगे जो भी यहां रिपीटेडली चलेगा। आपको बचपन से ना करने के लिए भी कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, जो रिपीटेडली जो आपके काम ने दिमाग में चलाया, आपके पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, आपने बिलीव कर लिया, प्रोग्राम हमारे दिमाग में आ गया। सोचो हमारे ब्रेन का रिपीटेशन का पावर। आपके जो 90% बिलीफ है कि जो आप मानते हो आप नहीं कर सकते, उसमें से 90% चीजों को आपने एक्चुअली अभी तक ट्राई नहीं किया है। Isn't it a stupidity कि विदाउट ट्राइंग आपने मान लिया, जज कर लिया कि वो क्या मैं नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली आपका कहना यह है कि जो भी बचपन से अब तक आपका रिपीटेड मोड रहता है या आपके साथ जो सराउंडिंग्स हैपनिंग, रिपीटेशन चलता है, हाँ, रिपीटेशन चलती है, वही आपके ब्रेन का कोर आगे तक चलता रहता है और उसी के हिसाब से आप अपनी लाइफ को आगे सस्टेन करते हैं। बिल्कुल। आप जो देखते हो, सोचते हो, बोलते हो, जिस सराउंडिंग में रहते हो, जो महसूस करते हो रिपीटेडली, आप वो बन जाते हो। मतलब मान लो आप दिल्ली से हो, अगर मैं आपको 2 महीना किसी बिहारी के साथ एक रूम में बंद कर दूं, तो होगा क्या कि आपको उसकी भाषा, उसकी टोनैलिटी, थोड़ी थोड़ी उसकी टोन ऑटोमेटिकली आने लगेगी, क्योंकि रिपीटेडली आप वो बात सुनोगे तो आपके अंदर वो टोनैलिटी आ जाएगी। आप चाहो ना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अगर हम यही एग्जांपल ले कि हम अगर किसी के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहें तो हमें उसकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, टोन आ जाएगी। सो वो हमारा एडॉप्ट कहाँ हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस में या कॉन्शियस में? बिल्कुल सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल देता हूँ, हम सिंघम जैसी मूवी देखते हैं तो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो हम सिंघम जैसी मूवी देखते हैं तो बाहर आते आते अजय देवगन की वो जो वॉक है, वो एक अजीब सा एक एंगल आ जाता है। हाँ, चिन अप, चेस्ट आउट, शोल्डर्स बैक, स्ट्रेट वॉक, वो क्योंकि छाप डालते सबकॉन्शियस लेवल पे, वो नेचुरली होती है हमारे अंदर। या हम धूम जैसी मूवी देखते हैं तो हम देखते हैं हमारी बाइक फास्ट हो जाती है बाहर आते हुए। अब वो क्या है, क्योंकि आपके अंदर अभी तक उसका इन्फ्लुएंस है। अब वो 2.5-3 घंटे की मूवी का इन्फ्लुएंस होता है 2-3 घंटे या फिर 2-3 दिन रहता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको प्रॉपरली चैनलाइज करके रिपीटेडली आपके दिमाग में डाला जाए तो यस, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पूरा हिस्सा बन जाएगा और आप वो बन जाएंगे। मैं एक फनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने ना, हम बहुत छोटे थे स्कूल में, तो एक बार एक मूवी आई थी विवेक ओबेरॉय की, नहीं, शूट आउट एट लोखंडवाला, तो उसमें वो माया का कैरेक्टर निभाता है। तो मैं आपको हिप्नोसिस का एक फनी एग्जांपल देता हूँ, देखो मेरे फ्रेंड के बारे में।
तो उसने क्या किया, वो थिएटर में जाके उसने मूवी देखी शूट आउट एट लोखंडवाला, और माया का कैरेक्टर उसके दिलो दिमाग और जहन में बस गया। वो ऐसे ऐसे यूं यूं करता हाँ, है। वो हाथ में लाल रुमाल एंड ऑल। तो अब वो क्या किया कि सीडी पार्लर में गया और उस मूवी की सीडी लेके आया। पहले सीडीज आती थी, पहले सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क हाँ, आती थी। हाँ। और फिर उसने घर में अपना दरवाजा बंद करके कंप्यूटर पे 2 से 3 दिन तक लगातार उस उसी मूवी को movie को रिपीट मोड देखा? में देखा। यस, रिपीट मोड में देखता रहा। अब क्योंकि उसके दिमाग में इतनी बस गई थी, एक एज होती है ना जिसमें आपको बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस होते हो, तो अब 2-3 दिन बाद जब वो हमसे मिला नहीं, हम लोग को भी, बिकॉज वो मूवी देख रहा था रिपीट मोड में। अब 2-3 दिन बाद हमसे मिला, ही वाज लाइक शर्ट ऊपर, हाथ में रुमाल एंड लाइक आज से अपने को माया बोलने का। अच्छा। यस, ही वाज लाइक एग्जैक्टली उसी की तरह बिहेव कर रहा वही था। मुंबई टोन आ गई। हाँ, वही टोन आ गई, उसी तरह बिहेव, बॉडी लैंग्वेज, चश्मा वैसे, बाल वैसे, फेशियल एक्सप्रेशंस वैसे। लेकिन फिर क्या हुआ कि दोस्त थे आखिर, तो हम सबने मिलके फिर उसका इतना मजाक बनाया और डी-हिप्नोटाइज किया हाँ, वो उसे। डिहिप्नोटाइज किया। वो हिप्नोटाइज हो गया था उस कैरेक्टर से। तो इट हैपेंस, रिपीटेशन फॉर्म्स हैबिट्स।